So let me remove this. So जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है कि हमने एक गैस ली, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन गैस ली, एक कंटेनर में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, दिस इज H2 गैस इन इट, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास करेंगे, वी विल पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। तो जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसमें क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स गॉट एक्साइटेड, ठीक है, वो एक्साइटेड हो गए, मतलब कि वो उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारी n=1 ऑर्बिट, ठीक है, यहाँ पे है हमारी n=2 ऑर्बिट, यहाँ पे है हमारी n=3 ऑर्बिट एंड सो ऑन, n=4 ऑर्बिट, ठीक है। तो जब हमने करंट पास किया तो इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड हो गया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन एनर्जी की, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो फिर वो n=4 में भी जा सकता है, अगर उसके पास एनर्जी थोड़ी कम है तो वो n=2 में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो गया, मतलब कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, डिपेंडिंग ऑन उसके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो इस हमने गैस को करंट के थ्रू पास करवाया एंड वो इलेक्ट्रॉन्स से जो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है। उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, स्पेक्ट्रोमीटर, वी यूज़ स्पेक्ट्रोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसकी मदद से हम एक एटम का स्पेक्ट्रम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्या कौन कौन सी उसने लाइंस को है जो ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमें यहाँ पे मिला एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन गैस को हमने एक्साइट किया तो फिर हमें कुछ इस टाइप की कोई चीज़ मिली, ठीक है। सो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर दिस इज़ हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास पिंक कलर की हाइड्रोजन गैस है, इसको इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो गए हैं। उसके बाद हमने उसे स्लिट से पास कर प्रिज्म से पास किया। ये सब जो काम होता है वो स्पेक्ट्रोमीटर का होता है। इसके अंदर उससे क्या होता है कि जो अब लाइट आएगी, ठीक है, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस ये जो ऊपर हमें दिख रहा है, दिस इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन को जब हमने पास किया, करंट से पास किया, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर से जब हमने उसका स्पेक्ट्रम फाइंड किया तो वो स्पेक्ट्रम ऐसा था, ठीक है। तो हर गैस का स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग होता है। सो हर गैस का स्पेक्ट्रम अलग होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आयरन, यहाँ पर आयरन का स्पेक्ट्रम है, आयरन का स्पेक्ट्रम ऐसा अलग दिया हुआ है। और ये हीलियम का स्पेक्ट्रम अलग है, इसमें हमें लाइट लाइंस दिख रही है, बहुत हल्की हैं, जैसे कि इधर एक लाइन है, इधर लाइन है, इधर एक लाइन है, ठीक है। तो हर गैस का अपना एक अलग स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मीन्स कि उसमें से कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज की जो लाइन होती हैं वो हमें विजिबल होती हैं, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लेट मी हियर, हाँ, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन दो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, एक है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एक है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, एंड हमने उसको एनर्जी दी, एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच न्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, n=1 है, लेट इट बी, ये हमारे पास n=2 है, ये n=3 है, n=4 है। तो ये हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है, इसमें से कुछ स्पेसिफिक जो हमारे पास जो लाइट की फ्रिक्वेंसी थी, स्पेसिफिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी थी
वो वाली एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, बाकी सब एब्जॉर्ब नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब हो गई है। स्पेसिफिक जितनी बार भी हमने हाइड्रोजन एटम को जो है उसको पास किया हमने करंट से एंड स्पेक्ट्रोमीटर से उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि हमेशा एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थी जो कि हमेशा एब्जॉर्ब की जा रही थी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ वो वाली फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करता है जिनका डिफरेंस इसके इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल n=2 से n=1 में जो डिफरेंस है वो वाली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही n=1 और n=3 में इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, उस एनर्जी डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको जो है इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान ले कि इसमें जो हमारी एनर्जी डिफरेंस है इधर और इधर का, ठीक है, हमें पता है यहाँ कोई भी ऑर्बिट नहीं है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सिर्फ एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा जो कि एनर्जी इक्वल है हमारी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है ऑर्बिट्स में, ठीक है। सेम अगर हम देखें, अगर हमारा मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में है, दैट दिस इज n=3 एंड यहाँ है हमारा n=2 एंड यहाँ है हमारा n=1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसी कैसी फ्रीक्वेंसीज को एमिट कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, वो कर सकता है एमिट फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारा फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी हम लेते हैं E1, इसकी लेते हैं E2, इसकी लेते हैं E3, ठीक है। तो इसमें हमारा जो हाइड्रोजन एटम है सिर्फ वो वाली फ्रीक्वेंसीज एमिट करता है जिसमें h न्यू क्या है, जो न्यू है ये वाली चीज़, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हुई है, जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हुई है, तो इसमें h न्यू कैन बी, वो बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब फ्रीक्वेंसी की कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। h न्यू कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या तो हमारा यहाँ आ सकता है, इट कैन बी E3 - E1, ठीक है, या फिर हमारा h न्यू कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 3 से 2 में आ सकता है, तो इट कैन बी E3 - E2, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की एमिशन स्पेक्ट्रम हो ना उसमें कोई भी रैंडमली कोई भी जैसे कि हमारी एनर्जी रेडिएशन है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है जो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये एब्जॉर्ब हो गई, ये एब्जॉर्ब हो गई, ऐसा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। आप जितनी बार भी मेज़र करो हर बार जो है यही फ्रीक्वेंसीज हैं जो स्पेक्ट्रम में से या तो बाहर होंगी या तो शो होंगी या फिर हमें शो नहीं होंगी, ठीक है। एंड एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, मतलब इसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, और एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है, इसमें भी ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, या फिर लैम्डा भी कह सकते हो, अपना लैम्डा यहाँ दिया हुआ है। तो हमने पाया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से जो जो फ्रीक्वेंसीज पर्टिकुलर मिसिंग थी, इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी। मिसिंग क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जब एक्साइट होकर वो ऊपर गया ना, तो उसने ये वाली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लिया और वो ऊपर चला गया। सो अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आपने उसको चार्ज दिया, उसको आपने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन ने सारी ही एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर लिया, उसने कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। कौन सी एनर्जी को, जिससे वो एक्साइट होकर ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है, जिसमें h न्यू = E2 - E1 हो, बस वही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब हमने एमिशन स्पेक्ट्रम देखा तब इलेक्ट्रॉन ने कोई भी रैंडम कोई भी एनर्जी की रेडिएशन एमिट नहीं की, ठीक है, उसने स्पेसिफिक इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट की, ठीक है। एंड हमने ऑब्जर्व किया कि जो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मिसिंग्स थी, वही हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली फ्रीक्वेंसी ही पाई गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली फ्रीक्वेंसी पाई गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली फ्रीक्वेंसी पाई गई। मतलब कि जो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी, वही एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी वही पाई गई, ठीक है। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड हर गैस का एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, ठीक है। सो
मतलब कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही हर गैस जो होती है, कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, आयरन है, उनका स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। तो वी कैन से दैट अगर हमें कोई स्पेक्ट्रम दे दिया है, ठीक है, तो और हम पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई सेलेशियल बॉडी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दूर कोई स्टार है, हम कैसे पता लगाएंगे उसमें कौन सी गैसेज हैं? तो हम जो दूर जो स्टार्स वगैरह होते हैं, हम उनका सिर्फ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उन स्पेक्ट्रम के हेल्प से हम कह सकते हैं कि उस स्टार के अंदर हीलियम गैस है, उस स्टार के अंदर नियॉन गैस है। तो दिस इज हाउ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड। सो दिस इज अगेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ये जो है ये हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम है। वी कैन सी दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड था, तब जब वो डी एक्साइट हुआ, जब वो ग्राउंड स्टेट में आया, तो उसने पर्टिकुलर जब हमारा इलेक्ट्रॉन था फाइन, आई एम नॉट एबल टू राइट ऑन इट। जब हमारा इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में था, एंड जब वो नीचे आया डी एक्साइट होके, सो वी कैन सी हियर yes. So when electric current is passed through it, the electron get excited by absorbing energy. तो जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? वी विल सी हेयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब कि यहाँ हमारे पास एनर्जी आई, मान लो अलग अलग एनर्जी थी, तो इसमें से उन्होंने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ रेडिएशन। उन्होंने रैंडमली कोई भी रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, फिर स्पेसिफिक एनर्जी वाली रेडिएशन को उसने उठाया, रेडिएशन एनर्जी या फिर आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को उठाया। एंड कौन सी रेडिएशन को उठाया? जिसमें एच न्यू वॉज इक्वल्स टू, इट वॉज E1 एंड E2, ठीक है, E2 माइनस E1, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो उसको उठा लेगा, ठीक है। नाउ जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ, when बिकॉज कि जो ग्राउंड स्टेट होती है ना, वो उसकी इलेक्ट्रॉन की एक स्टेबल स्टेट होती है, ठीक है, एंड जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो एक इलेक्ट्रॉन की अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो जब अब अनस्टेबल से वापस थोड़ी देर बाद के क्या होगा, वो स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वापस से डी एक्साइट, वो n=3 में है मान लो, तो वो डी एक्साइट होके या तो n=1 में आएगा या फिर n=2 में आएगा, ठीक है। अगर n=1 में आएगा तो भी वो एक रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है। इसमें इसकी एनर्जी E1 है, E2 है एंड E3 है। अगर वो n=3 से 1 में आ रहा है तो भी वो एक एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो एनर्जी है, इस केस में एनर्जी एच न्यू कितनी होगी? इट विल बी, लेट मी ड्रॉ इन अनदर केस, आई विल ड्रॉ दिस एंड हियर इन नेक्स्ट केस। एक केस लिया जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n=3 से n=1 में आ रहा है। एक हम केस ले रहे हैं जिसमें वो n=3 से n=2 में आ रहा है। तो हम देखेंगे उसमें वो कैसी रेडिएशन को वो एमिट करेगा, ठीक है। तो जब हमारा n=3 से n=1 में आया, तो इसमें हमारी जो एच न्यू है, मतलब कि जो रेडिएशन निकलेगी
इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है मतलब कि जो हमारी वो लाइट को एमिट करेगा, लाइट या फिर किसी भी रेडिएशन को एमिट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एच न्यू विल बी डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज E3 माइनस E1। इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट करेगा। अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n=3 से 2 में आया है तो यहाँ भी वो एक लाइट एमिट करेगा एंड इस केस में उसका एच न्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू E3 जहाँ से आया है माइनस E2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बोहर वांट्स टू एक्सप्लेन, हाउ बोहर एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये सब बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पे वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड थोड़ी देर बाद वो डी एक्साइट हो जाता है, वो ग्राउंड स्टेट में आता है एंड जो रेडिएशन है उसको एमिट कर देता है। सो दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रा को और डिटेल में पढ़ा गया एंड इसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रा थी उसमें मेनली हमारे पास 3 जो है वो सीरीज़ हमें मिली। सो लेट मी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज। सो दिस इज n=1 and this is n=2, this is n=3 and this is n=4। ठीक है, so this is our orbits. Now as electron is excited, so it can come in the various एनर्जी फॉर्म्स। सो हमने देखा कि पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो n=1 में जंप कर रहा है, n=2 से 1 में जंप कर रहा है, ठीक है, n=3 से वो n=1 पे जंप कर रहा है या फिर वो n=4 पे वो 1 पे जंप कर रहा है। ठीक है, इन सीरीज़ को हमने नाम दिया जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर ऑर्बिट से n=1 पे जंप करता है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया लाइमर सीरीज़, लाइमन सीरीज। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू n=1। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाइमर, उन्होंने लाइमर सीरीज़ को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के बेस पे ये नाम रखा गया लाइमर सीरीज़। ठीक है, तो ये जो लाइट्स हैं ये विजिबल रीजन में फॉल नहीं करती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती हैं। दिस स्पेक्ट्रम सीरीज, दिस स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉल इनटू यूवी रीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमने फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट थे बाल्मर, उन्होंने भी स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कवर किया, स्टडी किया एंड उन्होंने बताया कि जब कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से n=2 पे आएगा। ठीक है, तब जो रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे उनको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। दीज आर नोन एज बाल्मर सीरीज। ठीक है, एंड ये जो लाई करती है ये विजिबल रीजन में लाई करती है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन जो सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो बाल्मर सीरीज ही थी, क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए दे आर इजी टू डिटेक्ट, क्योंकि विजिबल रीजन को हमारी आइज़ देख सकती हैं। ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो रेडिएशन होती है उनको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आइज़ उनके टूवर्ड्स सेंसिटिव नहीं है। सो दे आर द मोस्ट ईजी टू डिटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइमर, बाल्मर, इसके बाद आता है हमारे पास पास्चन। पास्चन में हम देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस केस में हमारे पास हमने नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होता है, डी एक्साइट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल
टू n इक्वल्स टू 2। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 में जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से, तो उसको हम, जो हमारे पास सीरीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ बार्मर सीरीज़। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन सेम वे में अगर n इक्वल्स टू 3 पे आता है, मान लो यहाँ पर हम n इक्वल्स टू 5 भी बना देते हैं, दिस इज़ अवर n इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट होके n इक्वल्स टू 3 में आता है, तो हमारे पास जो होता है, इसमें हमारे पास सीरीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज़। ठीक है, सिमिलरली जब हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल्स टू 4 में जंप करता है, ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज़। These all are named after this name of scientist. This is n जो है हमारा 3 में जंप किया है, इसमें हमारा n जो है वो 4 से जंप किया, 4 में जंप किया। इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल्स टू 5 पे जंप करता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पी फंड सीरीज। सो आई एम राइटिंग इट ऑल अगेन हेयर, ऑल द सीरीज, कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वह हायर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू n इक्वल्स टू 1, then n equals to 2, then n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5. When n equals to 1, we called it at Paschen, then Balmer, then bracket, sorry, it's Lymer, Balmer, Paschen, bracket and P fund. These all are the name of scientists. जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से n इक्वल्स टू 1 में आएगा, तब हम उनको लाइमर सीरीज़ कहेंगे, जो हमारे पास ऑब्जर्व होगी, देन बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। सो अगर हम इसको देखें, सो इट लुक लाइक दिस इज़ अवर स्पेक्ट्रम। तो दिस इज़ अवर लाइमर सीरीज़, so this is our Lymer series, this is our Balmer series. Balmer series lies in the visible region, so this is Balmer series. and जो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा था पहले, वो भी विजिबल रीजन में बार्मर सीरीज का ही था। एंड दिस इज पास्चन, एंड दिस इज आगे ब्रैकेट एंड पी फंड, ब्रैकेट सीरीज एंड देन पी फंड सीरीज। दिस इज अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एंड दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम विच वी जो हमने पहले पढ़ा था, दिस इज बार्मर सीरीज, क्योंकि बार्मर सीरीज जो है हमारे विजिबल रीजन में लाई कर रही है। सो दिस इज अवर बार्मर सीरीज। So this is all about atomic spectrum. तो बोहर एक्सप्लेन दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम कि हमें क्यों स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट ही हमारे एब्जॉर्ब होती है, फिर एमिट होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। So in Bohr's atomic model, we have find radius, Bohr radius, that was 0.529 n square Armstrong, and then we have find energy for a hydrogen atom, that was minus 13.6 n square electron volt. ठीक है, now these two we have done. Now we are going to do our third step, that is we are going to find velocity of electron, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है। एंड द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा पा रहे हैं। ठीक है, सो let us start from velocity of electron. So as we know that we have
we have when we were finding Bohr's radius, we have two formulas. That is, first was कि हमारा जो angular momentum है, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू NH/2 एंड हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस टू इक्वेशन वी हैव एंड वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट आर की हमारी वैल्यू क्या आई थी. वी हैव ऑलरेडी फाउंड. नाउ now we have to find the velocity. So we know that r की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी. r is equals to, we can find from here also, kZe²/mv². this we have found. ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि r इक्वल्स टू NH/2πmv होगा. ये हमारी इक्वेशन नंबर, यहाँ से देख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1, r is equals to NH/2πmv. दिस इज़ अवर रेडियस. ठीक है, तो यहाँ से हमने r ये भी निकाल रखा है. ये हमारा r कैसे आया था, इसमें अगर हम इसमें से r की वैल्यू हम टू पुटिंग, ये हमने पहले कर रखा है, वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 2 in 1. ठीक है, तो अगर हम उसकी वैल्यू ऑफ v, इसमें से अगर हम v की वैल्यू फाइंड करके अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं, सो हेयर वी हैव डन ऑल दिस. हमने इसमें से 1 में से v की वैल्यू पुट करके 2 में डाली थी एंड हेयर वी गॉट r. जिस वेलोसिटी को हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास r की ये वाली वैल्यू आ गई थी. ठीक है, तो we have done the same thing here. Now equating both the value of r, we get kZe²/mv² equals to NH/2πmv. ठीक है, तो इसमें से हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दिस विल बी कैंसल एंड वी विल गेट v एज, v ऊपर गया, इट विल बी kZ2πe²/NH. mass is also cancelled here. So this is the value of v. Now if we put the value of z, let it be z for hydrogen atom will be 1, and we will put the value of E equals to 1.6 into 10⁻⁻19 and H की value 6.6 into 10⁻⁻34. After solving all this for hydrogen atom, we get V is equals to, it is 2.2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे घूमता है, इसमें हमने n को भी 1 लिया है, z को भी 1 लिया है हमने. ठीक है, तो मतलब कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूमता है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस इन n इक्वल्स टू इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा लेता है. ठीक है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ revolutions per second. ठीक है, and we also know that nu is equals to r omega. nu equals to r omega. मतलब फ्रीक्वेंसी, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज r omega, and r is equals to sorry it's velocity is equals to r omega, and r omega is what it is 2 pi nu. ठीक है, तो दिस इज 2 pi nu. तो हम देख सकते हैं कि इसमें से हमारा फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट विल वेलोसिटी की पावर वेलोसिटी अपॉन 2 pi r.
ठीक है, दिस इज़ वेलोसिटी एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? सो हम इसमें आर की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर, सो न्यू इक्वल्स टू, इट विल बी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास ऊपर से है, वेलोसिटी की वैल्यू दिस वन वी विल पुट इट। सो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, एंड बाकी हमारे पास है 1/2 पाई आर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। फाइन, सो दिस इज़ अवर फ्रीक्वेंसी and now we will find it for n equals to 1 and z equals to 1. So if we put all the values we get frequency, and we put the value of r here. R is 0.529 Armstrong. This is r radius. So if we put all the values, 6.57 into 10 raised to power 15 hertz और revolutions पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने रिवोल्यूशंस कर लेता है। 6.57 इंटू 10 रेज़्ड पावर 15, इतने सारे रिवोल्यूशंस वो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो कर लेता है। सो दिस वॉज, वी हैव फाउंड द वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। Now this is all about this. Now we are going to do our next topic, that is we studied this Bohr's second postulate, that angular momentum ka quantization, that is angular momentum is quantized. So now we are going we have studied that Bohr didn't explain that how mvr equals to nh/2 pi. So now we are going to see the de Broglie explanation of Bohr's second postulate of quantization. मतलब बोहर ने बोला था कि mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई। ठीक है, बट हाउ मतलब उसका प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। तो फिर जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने उसका प्रूफ दिया। ठीक है, तो डी ब्रॉगली जो थे उन्होंने एक बात कही थी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने कहा था हमारे पास कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, या फिर ले लो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, या फिर एक हमारे पास बॉल जो कि बड़ी चीज़ है, मास भी ज़्यादा है, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हर हमारे पास जो भी एक मटेरियल होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मतलब कि ये पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल भी है, और एक इसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है। सेम हमारे पास जो भी बॉल वगैरह है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ क्वांटम कंसेप्ट ना, इलेक्ट्रॉन तो एक क्वांटम पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन बॉल जो है हमारे पास क्या है, क्लासिकल पार्टिकल है। तो उन्होंने बोला क्वांटम पार्टिकल है चाहे क्लासिकल पार्टिकल है, हर किसी के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, लेकिन लेट्स से अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है, तो उसके पास क्या होगा, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। एंड इसका डी ब्रॉगली ने हमें एक फॉर्मूला भी दिया था कि उसकी जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। द वेवलेंथ ऑफ वेव का उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, इट विल बी लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ठीक है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सो इट कैन बी रिटन h इक्वल्स टू mv। ठीक है, तो फिर दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय डी ब्रॉगली। सो एज वी कैन सी, जो लैम्डा होता है ना, वो एक
किसी भी चीज़ का वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेव लैम्डा किसका होता है, वेवलेंथ किसका होगा, जो वेव होगी उसी का वेवलेंथ होता है ना। एंड जो मोमेंटम है हमारा, मोमेंटम किसका होता है, ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि जिसके पास भी मास है, ठीक है, जो जैसे हमारे पास वेव होती है उसका मास नहीं होता है तो उसका मोमेंटम नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये डी ब्रॉगली का फॉर्मूला था, ये रिलेशन बताता है वेव नेचर में और पार्टिकल नेचर में, ठीक है। अगर किसी चीज़ का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो वेवलेंथ वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लें तो इस केस में इसका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। एंड इसका मास होता है वो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका जो लैम्डा क्या होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एंड इसमें जो इसका लैम्डा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें जो वेव है उसका लैम्डा बहुत ज़्यादा बहुत कम है, इसका मतलब कि उसका लैम्डा बहुत कम है, मतलब कि उसकी वो ऐसा है, सॉरी, इसका लैम्डा कम है ना तो इसका ऐसा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ऐसी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसा है। इसका मतलब इसका लैम्डा कम होगा एंड इसका लैम्डा ज़्यादा होगा, ठीक है। बट इस केस में, क्लासिकल केस में जो वेव्स होती है इनसिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन क्वांटम केसेस में अगर हम देखें तो फिर जो वेव का कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि क्वांटम क्लासिकल कंसेप्ट में हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम कंसेप्ट में हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज डी ब्रॉगली ने कहा था, ठीक है। नाउ अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अभी हम देखेंगे हमारे पास दो एंड्स हैं, ठीक है। इसमें हमें एक वेव दे दिया, फिर हमें एक स्ट्रिंग दे दिया, हमें एक रस्सी दे दी है, ठीक है। एंड हमने उसको एज अ वेव उसको हमने हिलाया, ठीक है। तो जो हमारी इसमें वेव है वो कैसी कैसी बन सकती है, हमने वेव हमारी ऐसी बन सकती है, ठीक है। वेव हमारी ऐसी बन सकती है, ठीक है। बट वेव हमारी ऐसी बन सकती है, इट शुड बी मोर सिमेट्रिकल। वेव हमारी ऐसी बन सकती है, लेकिन वेव हमारी कैसी नहीं बन सकती, हमारी वेव ऐसी नहीं बन सकती है, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। एंड वेव हमारी ऐसी भी नहीं बन सकती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। वेव हमारी ऐसी भी नहीं बन सकती है। सो दीज ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक ही जगह है, स्पेसिफिक पोजीशंस है जैसे हमारी वेव बन सकती है, दो अगर हमारे पास एंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यही डी ब्रॉगली ने कहा कि डी ब्रॉगली ने यही कंसेप्ट को यूज़ करके वो जो हमारा MVR इक्वल्स टू NH/2π है इसको निकाला। तो इसमें डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि इसमें जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो जो हमारी L है, ठीक है, इसमें हमारा जो L है दैट इज़ इक्वल्स टू लैम, ये हमारा एक लैम्डा हो गया एंड उसका एक और, तो दिस इज़ 3/2 लैम्डा, ठीक है। इस केस में अगर हम L देखें तो इट इज़ इक्वल्स टू लैम्डा। अगर इस केस में तो L हमारा कितना है, ये हमारा एक वेवलेंथ है, ये हमारी दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पाँचवीं है, तो दिस इज़ 5 लैम्डा, ठीक है। तो फिर ये हमारे वो हमारी वेव्स बन गई हैं। नाउ अगर हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो लेंथ है इसमें जो हमारी लेंथ है, टोटल डिस्टेंस ऑफ वेव, टोटल डिस्टेंस ऑफ वेव जो हमारा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव या फिर लेंथ ऑफ वेव हम कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो जो हमारे पास L है इस केस में L दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दिस इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। L इज द मतलब कि ये जो उनका डिस्टेंस है ना, ये वाली चीज़, दिस थिंग इज L, दिस इज L, फाइन। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, दिस थिंग इज L, हियर दिस थिंग इज L, ठीक है।
तो अगर इसको इसी सेम कंसेप्ट को अगर हम एटम पे लगाएं तो दिस इज़ अवर एटम एंड इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की है हमारी ऑर्बिट, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ अगर वेव एसोसिएटेड तो दिस विल बी लाइक दिस, ये एक वेव है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है। तो फिर वो बोल रहा है कि कोई रैंडमली पोजीशन नहीं ले सकती है, वो ऐसी पोजीशन नहीं ले सकती है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी कैन बी, द पॉसिबिलिटी कैन बी दिस, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसकी जो वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो एकदम साथ साथ होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ इसी को उन्होंने यूज़ किया। तो ये जो सेम कंसेप्ट है ना, द वेव, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसी में जो एल है इन केस ऑफ एटम, फॉर एटम हमारा जो लेंथ है, जो मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव है, दैट इक्वल्स टू 2πr। इसमें हमारा एल जो है वो 2πr है, ठीक है। एल हमारा क्या है 2πr, दिस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, फाइन। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p है, ठीक है। तो इट विल बी h बाय एम वी, दिस इज h बाय एम वी, फाइन। तो अगर इसमें लिख सकते हैं एम वी ऊपर गया, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2π, या फिर हम लिख सकते हैं एम वी आर इक्वल्स टू एन एच कट। सो दिस इज़ व्हाट बोहर ने दिया था एंड डी ब्रॉगली ने इसको प्रूफ करके दिखाया। उसने कैसे प्रूफ किया, उसने एक क्वांटम कंसेप्ट लिया कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, अगर वेव एसोसिएटेड है तो फिर इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वैसे किसी भी रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूम सकता है जहाँ पे उसका जो ये 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। मतलब कि वो वेव है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे वो कहीं भी ओपन एंडेड डील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था जो कि डी ब्रॉगली ने दिया था। नाउ इसके बाद अब हमने बोहर्स मॉडल जो है कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे बोहर्स के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थी जो कि हम देखेंगे। सो दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो बोहर मॉडल के पहली ड्रॉबैक थी, इट इज़ बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बात की थी, ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपलेस्ट केस था, इसमें एक प्रोटॉन है, इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंपल केस था। लेकिन जैसे कि कोई मल्टी ही डिडंट, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर एग्जांपल हीलियम वगैरह। जैसे कि हीलियम वगैरह के केस में यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन का भी इंटरेक्शन होता है, तो उसने इन सब को स्टडी नहीं किया, ठीक है। तो उसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही स्टडी किया, ठीक है। एंड उसने एक और चीज़ थी कि जो हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो कुछ ट्रांजिशंस ऐसी थी जो कि मोर फेवरेबल थी, ठीक है। कुछ ट्रांजिशन ऐसी थी जो ज़्यादा होती थी, तो उसका वो रीज़न नहीं दे पाया। सम ट्रांजिशंस आर मोर फेवरेबल, बट बोहर वाज unable to explain why it is so. So these were the two drawbacks of Bohr's model, but overall Bohr has done a great job, and Bohr got Nobel Prize in Physics for his atomic model, and जो उन्होंने जो explain किया and explanation of atomic spectra,
जो उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया कि क्यों जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस हमें मिलती हैं, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बोहर्स मॉडल. सो वी हैव completed our chapter 12 atoms. So this is all. Thanks for watching.